नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो सस्ते तेल का रोड मैप तैयार, इसमें आपका स्वागत है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम को मंजूरी मिल गई है। इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा ग्राउंड के ऊपर, खाने के तेल के उत्पादन बढ़ाने में ये मिशन कितना कारगर होगा और साथ ही कितना पोटेंशियल है इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा तिलहन पैदा करने का, और ख़ास करके पाम तेल के उत्पादन को लेकर कितना पोटेंशियल है, कितना वक्त लगेगा, क्या चुनौतियां हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। और बातचीत के लिए आज हमारे साथ ऑयल मार्केट के 3 बड़े जानकार, जाने माने जानकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ हैं संदीप बजोरिया, CEO हैं सनविन ग्रुप के। हमारे साथ अतुल चतुर्वेदी हैं, प्रेसिडेंट हैं SEA के, और साथ ही विजय डाटा हैं, MD हैं विजय सॉल्वेक्स के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत अतुल जी मैं आपके साथ करना चाहूँगा कि 11,000 करोड़ के मिशन को मंजूरी मिली है पाम तेल की खेती को लेकर के, और इसमें जो पूर्वोत्तर और अंडमान निकोबार के इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, वहाँ पर ज़्यादा पोटेंशियल पाया गया है। और 28 लाख हेक्टेयर के आसपास की नई ज़मीन पाम तेल के लिए आइडेंटिफाई है कि वहाँ पर ये खेती होगी। मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप जरा बताएं कि ये जो मिशन का ऐलान किया गया है ये कितना बड़ा ऐलान है तेलों के उत्पादन बढ़ाने की दिशा में। नहीं, ये डेफिनेटली अनाउंसमेंट तो बड़ा है, बट कितना इफेक्ट आएगा इसका इमीडिएटली ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हमारा मानना ये है कि इसमें जेस्टेशन पीरियड पाम में काफी ज्यादा रहता है, एटलीस्ट 5 से 7 साल। आप 5 से 7 साल उसको आप कल्टीवेट करते हैं, तब तक वो फ्रूट्स आना चालू होते हैं। बट ये जरूर है कि 5 साल बाद वो आपको अगले 20-25 साल तक बिल्कुल बढ़िया एडिबल ऑयल देता रहता है। तो मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छा कदम है, बट शॉर्ट टर्म के लिए जो अपने को कदम उठाने चाहिए वो भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। मैं समझता हूं कि जितना अपने लोगों ने पाम को सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो तो डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अपने लोग कितना भी बोले पाम जो है पर हेक्टेयर यील्ड पाम की सबसे ज्यादा होती है जितने और भी कंपीटिंग ऑयल सीड्स हैं। तो पाम को तो डेफिनेटली हम लोगों को प्रमोट करना ही चाहिए, बट पाम के साथ एक लिमिटेशन ये है कि पाम जो है इक्वेटर के 10 डिग्री ऊपर या नीचे ही ज्यादा पैदा हो सकता है जिस इलाके में बरसात ज्यादा हो, विच मीन्स जो लिमिटेड एरिया है, ये क्या नाम, अंडमान निकोबार आप बोल सकते हैं, या सदर्न इंडिया के कुछ एरिया है, और या नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे ही पाम को प्रमोट किया जा सकता है। और जहां तक नॉर्थ ईस्ट का सवाल है, उस एरिया में टेरेन जो है वो थोड़ी टफ है और एक पहाड़ी टाइप का इलाका भी है। तो मैं समझता हूँ वहां पे पाम को सपोर्ट करने के लिए ये भी बहुत जरूरी होगा कि वहां प्रॉपर इकोसिस्टम डेवलप किया जाए, विच मीन्स वहां पे आपको मिलें भी लगानी पड़ेंगी जो कि फ्रेश फ्रूट बंच पैदा होते हैं उसको क्रश कर सकें, और चूंकि क्रश तेल तैयार होगा इसके लिए वहां पे पाम की रिफाइनरी भी लगानी पड़ेगी। तो मेरा तो मानना ये है कि गवर्नमेंट को इंडस्ट्री को भी वहां इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा कि वो जो फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं कि फार्मर का जो फाइनली फ्रेश फ्रूट बंच पैदा होंगे उसका भी डिस्पोजल बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं समझता हूँ ये डेफिनेटली एक ठोस कदम है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बट एक ही चीज है मैं इसके कि नेशनल मिशन अपने ऑयल सीड्स जो हैं, मस्टर्ड हुआ या ग्राउंडनट हुआ या सोया हो, इसको भी उतनी ही तवज्जो देनी चाहिए जितना अपने पाम को दे रहे हैं। ठीक बात है। हाँ, ठीक बात है। ये दो मुद्दे हैं जो दर्शक एडिबल ऑयल में, ऑयल सीड में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। 2 अलग अलग चीज़ें हैं। और जो बात अतुल जी ने भी कही, ये नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम है, ये सिर्फ और सिर्फ पाम की खेती के लिए अभी ये मिशन का ऐलान किया गया है, जहां पर 11,000 करोड़ रुपए का आवंटन होगा। और जो बात अतुल जी कह रहे हैं कि नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड, जिसमें कि सोयाबीन है, सरसों है और बाकी ऑयल हैं, उसके लिए अलग से मिशन है
और उसकी भी मांग अतुल जी कर रहे हैं कि उसको भी मंजूरी दी जानी चाहिए, उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। अब मैं डाटा जी आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप जरा बताएं हमारे दर्शकों को कि कितना पोटेंशियल है इंडिया में, क्योंकि अभी आप देखिए जो हम इंपोर्ट करते हैं, मतलब जो हमारी खपत है खाने की तेल की, उसमें से 50-55% से ज्यादा हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट के ऊपर है, और जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें भी पाम ऑयल की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है, मेरे ख्याल से 95% से ज्यादा। तो आप जरा बताएं कि कितना पोटेंशियल है इंडिया में पाम की खेती को करने के लिए, अगर इसको और बढ़ावा दिया जाए तो क्या हम पूरी तरह से पाम, एडिबल ऑयल तो बात की बात है, पाम इंपोर्ट में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सकते हैं क्या? इतना पैदा हम कर सकते हैं जितना हमारे यहाँ कंजम्पशन है? डाटा जी। देखिए, ये बात सही है कि हम उतना पैदा पाम ऑयल नहीं कर पाएंगे, और पाम ऑयल का वैसे भी गेस्टेशन पीरियड बहुत ज्यादा होता है। आज हम तैयारी करेंगे तो बीज आएंगे, पौधे तैयार होंगी, जमीन तैयार होगी, लोगों को तैयार किया जाए इस काम के लिए। हो सकता है ये प्रोजेक्ट 10 या 5 साल ले पाम ऑयल को इस तरीके से होने में, क्यों पिछले 25 साल से देश में हम लोग लगे हुए हैं, 30 साल से, तब जाकर के पाम अभी 3-3.5 लाख हेक्टेयर तक पहुंचे हैं। पहली बार गवर्नमेंट ने अब एक मिशन बनाया है, पहला मिशन बना था, उसके तहत तो हम 3-3.5 लाख हेक्टेयर तक पहुंचे हैं। अब हम मिशन लेकर आए हैं जिसमें हम टारगेट ले रहे हैं 28-30 लाख हेक्टेयर का। अब अगर गवर्नमेंट डेडिकेटेड तरीके से इस काम को लेगी तो हमको इसके शुरुआती लक्षण 5 साल में नजर आने लगेंगे कि भाई कुछ हो रहा है, और कम से कम ये 20 साल का प्रोजेक्ट लेके चलेंगे तो हम ये सोच सकते हैं कि हम मलेशिया और इंडोनेशिया भी एक दिन में नहीं हुए। मलेशिया को करीब 40 साल हो गए इस काम में लगे हुए, इंडोनेशिया को भी करीब 25 साल हो गए हैं, तब आकर के ये लोग इस स्थिति में आए हैं। पाम ऑयल के बारे में निश्चित रूप से बहुत लंबे समय तक सोचना होगा। मिशन बनाने में गवर्नमेंट ने जितनी भी देरी की है, देर आए दुरुस्त आए, अब ये काम शुरू हो गया है, अब जितनी जल्दी हो जाएगा। जहां तक अतुल भाई ने तिलहनों की बात की है, तिलहन एक ऐसी फसल है, खेती की फसल है, प्लांटेशन नहीं है, और ये 3-4 महीने में आपको पैदावार दे देती है। तो तुरंत तो अगर अगले 5 साल के लिए सोचेंगे तो हमको खेती बाड़ी से ही काम चलाना पड़ेगा, और इसके लिए सरसों, मूंगफली, सोयाबीन और अन्य जो तिलहन हो सकते हैं, सनफ्लावर है या जो भी हो सकते हैं, उसके बारे में गवर्नमेंट को अलग से एफर्ट्स करने होंगे। जो अभी तक एफर्ट्स हो रहे हैं वो बहुत कम है, उसके तहत जितना हो पाया है नाकाफी है, और इसके लिए हमको एरिया शिफ्ट भी करना होगा। पंजाब हरियाणा में राइस से और चीजों से जहां-जहां जगह खाली है, राजस्थान में है और ईस्टर्न इंडिया में है, ईस्टर्न इंडिया में बिहार, बंगाल में भी काफी पोटेंशियल है। इसके लिए डेडिकेटेड तरीके से वर्क करना पड़ेगा, तो हम धीरे-धीरे इंपोर्ट डिपेंडेंस को शने-शने कुछ न कुछ हम कर पाएंगे हर साल, ऐसी मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो ये आपकी राय है कि कैसे इस दिशा में हम और आगे बढ़ सकते हैं। अब संदीप बजोरिया जी, एक बात सर आप जरा बताएं कि जो पाम, चूंकि आप बहुत ज़्यादा आपने इसके ऊपर R&D भी किया है, और आप जो पाम की खेती वाले देश हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपने दौरा भी किया है। मैं भी गया हूँ लेकिन मेरा अनुभव बहुत कम है सर, आपका अनुभव ज़्यादा है। आप जरा बताएं कि इसकी जो खेती होती है पाम की खेती, और कंपेयर टू जो बाकी ऑयल सीड हैं, चाहे सोयाबीन हो, चाहे मस्टर्ड हो, चाहे ग्राउंडनट हो, उसके मुकाबले क्या ये खेती महंगी है क्या? अगर 1 हेक्टेयर में कोई किसान पाम की खेती करना चाहे, और वही 1 हेक्टेयर में अगर सोयाबीन की खेती हो, तो उसमें कितना खर्च आता है सोयाबीन की खेती में, और उसके मुकाबले पाम की खेती में कितना खर्च आएगा, क्रॉप ड्यूरेशन क्या है, ये जरा डिटेल में बताएं ताकि दर्शक हमारे ये भी समझ पाए कि पाम की खेती किस तरह से होती है। देखिए मृत्युंजय जी, पाम का खेती और दूसरे का कंपेयर नहीं कर सकते। तो आप सोयाबीन और मस्टर्ड है, ये तो आपको हर सीजन को सीड मिलेगा। पाम एक प्लांटेशन क्रॉप है, इसको आपको लगाने में और इसका फ्रूट मिलने में 5 साल लगेंगे। उसके बाद जब आपको फ्रूट मिलते जाएगा, उसके बाद आप जैसा अतुल जी ने कहा, कंटिन्यूसली आप उसको 20-25 साल तक आप फ्रूट ले सकते हैं, फिर उसको सिर्फ मेंटेन करना है। तो इसके लिए वो एक्सपेंसेस ऑफ फार्मिंग का इसमें फार्मूला नहीं लगता है, लेकिन यस, रिटर्न का फार्मूला जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि 1 हेक्टेयर पाम से हमें 4 टन तक तेल मिल सकता है, और उसी जगह पे सोयाबीन का 1 हेक्टेयर से हमें 1000 किलो सोयाबीन यदि मिलता है तो 180 किलो तेल मिलता है। तो तेल की जो जरूरत है हमें देश में आत्मनिर्भरता को कुछ हद तक लाने में, तो उसमें पाम बहुत बड़ा हमें सपोर्ट करेगा। और पाम के बाद में दूसरा कोई क्रॉप है तो वो रेपसीड मस्टर्ड सीड है, क्योंकि रेपसीड मस्टर्ड सीड में एक हेक्टर में आप यदि आपकी पैदावार 1000 किलो 1200 किलो है, तो आप 400 450 किलो का तेल आपको मिल सकता है।
तो वो हिसाब से है प्रॉफिटेबल। आज फार्मिंग रेपसीड, मस्टर्ड सीड का, सोयाबीन का, पाम का, सबका हो चुका है। वेज ऑयल की कीमतें वर्ल्ड में एक अच्छे ऊंचे स्तर पर खड़ी है। तो उस कारण से आपको सब तरह की फसलें, जो ऑयल सीड की है, ऑयल पाम की है, ये फार्मर के लिए बहुत प्रॉफिटेबल प्रोपोजिशन है। बट जेस्टेशन पीरियड पाम में जो 5 साल का पीरियड है कि भई आपने जैसे आम का एक पेड़ लगाया और आम खाने हैं आपको, तो आपको 5 साल लगेंगे। वैसे ही आपको पाम फ्रूट का बंच मिलने के लिए 5 साल लगेंगे, वो बात है। अब बातें रही कि हम कितना पैदा कर सकते हैं। अब देखिए, गवर्नमेंट ने खुद ने कहा है कि ये 11,000 करोड़ का जो मिशन है, इसमें ऑयल पाम अंडमान निकोबार, नॉर्थ ईस्ट में इधर लगाएँगे, उसके बाद में दूसरे ऑयल सीड की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में सपोर्ट करेंगे। तो ये तो बहुत ज़रूरी था। 35,000 करोड़ इम्पोर्ट ड्यूटी से हर साल मिलता है, तो उसमें 11,000 करोड़ लगाना तो बहुत सालों से एसोसिएशंस माँगती आई है, ACA, अतुल जी सब लोग माँगते आए हैं, विजय जी भी प्रेसिडेंट थे, मैं भी प्रेसिडेंट था, उस समय से हमारी डिमांड ये थी। लेकिन मोदी जी ने चलो बड़ी अच्छी तरह से इसको अप्रूव किया है और कैबिनेट ने मंजूरी दी है, तो बहुत खुशी की बात है। हम राइट डायरेक्शन में आ गए हैं। और लेकिन एक चीज़ हम ज़रूर मैं बताना चाहूँगा, आज हमारा इम्पोर्ट है 130 से 135 लाख टन का, और हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो 80 से 82 लाख टन का। तो वो सब मिला के हमारा 210 से 215 लाख का एनुअल कंजम्पशन है। 2020 में हो रहा है, 2021 में हुआ है। तो हमें आज से 5 साल आगे की 2026 की यदि हम बात करते हैं, तो 2026 में हम जो देख रहे हैं, हमारा इम्पोर्ट जो 130-135 है, वो 140 तक जाएगा, और हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो 80-85 है, वो एट बेस्ट हम पूरी मेहनत करें, पूरे सब ये स्कीम और प्रोग्राम के साथ आगे बढ़े, तो ये 80-85 का हमें 125 तक, 130 तक ले जा सकते। तो 5 साल बाद 2026 में हमारा रेशियो ये रहेगा कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन 125 लाख टन और इम्पोर्ट 130 से 35 लाख टन। तो हम करीबन 50-50 के आसपास के रेशियो पे आ जाएंगे, ओके। डोमेस्टिक और इम्पोर्ट के, जो अभी हमारा इम्पोर्ट का 70% है, डोमेस्टिक सिर्फ 30%। हाँ जी, हाँ, ठीक बात है। बताइए, आपने आंकड़ों के जरिए बताया कि कैसे कैसे आगे ये जो पूरा फार्मूला है हमारा इंपोर्ट का बदलेगा और उत्पादन का फार्मूला भी बदलेगा। अब अतुल जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाह रहा हूँ कि 11,000 करोड़ के आसपास का आवंटन हुआ है, ये पैसे कहाँ खर्च होंगे सर? मतलब क्या डायरेक्ट उन किसानों को भी कुछ दिया जाएगा जो पाम की खेती करेंगे, या लैंड डेवलपमेंट में खर्च होगा? मतलब अगर आप ये बता पाएं थोड़ा बहुत भी कि कैसे खर्च होगा ग्राउंड पे ये पैसा, 11,000 करोड़ रुपए। देखिए, जो पाम की खेती होती है, ये ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट के तहत होती है आज की तारीख में हिंदुस्तान में। फार्मर, गवर्नमेंट और जो भी मिल लगा रहा है या जो उसको वो कर रहा है, क्या नाम, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा रहा है, तीनों के बीच में होती है। तो मेन प्रॉब्लम आती है जो 5-6 साल का जो इनिशियल पीरियड है, उसको फार्मर कैसे सस्टेन करे। तो मैं समझता हूँ इस वाले बजट में, इस वाले में जो गवर्नमेंट ने अभी ये डिसीजन लिया है, इसमें उस पीरियड में जबकि वो फार्मर की कोई इनकम नहीं होगी, एक्सपेंडिचर होगा लैंड को तैयार करने का, प्लांटिंग करने का और उसके रख रखाव का, उसके लिए गवर्नमेंट उसको एडिक्वेट सपोर्ट दे रही है। उसके बाद जो गवर्नमेंट का दूसरा सपोर्ट है वो ये है कि अगर मान लीजिए अपने तेल के धंधे में तेजी मंदी तो बहुत ज्यादा होती है। आज हम लोग तेजी में बैठे हुए हैं, तो कल हो सकता है मंदी भी आए। तो जब मंदी आएगी तो गवर्नमेंट ने उसको प्रोटेक्शन दिया है, प्राइस प्रोटेक्शन की, जो उसकी लागत है वो उसको मिलती रहनी चाहिए। और जो डिफरेंस है ना, वो गवर्नमेंट डीबीटी के तहत, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के तहत उसको कॉम्पेंसेट करेगी। और एक चीज इस मर्तबा दूसरा ये हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। अभी तक तो ये क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहती थी, तो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ, ये सब कुछ शिकायतें आती थी। पर इस बार गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। पर जहां तक अपने इन सब बातों की बात कर रहे हैं, मेरा एक और कहना है कि पाम का जब भी हम लोग नाम लेते हैं ना, तो पाम प्लांटेशन बोलते हैं। पर ये अजीबोगरीब बात है कि आज भी हिंदुस्तान के लॉ के तहत पाम प्लांटेशन क्रॉप नहीं गिनी जाती है। क्योंकि पाम प्लांटेशन क्रॉप नहीं गिनी जाती है, इसलिए जो बिग टिकट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट्स की तरफ से इसमें आना चाहिए, वो कतई नहीं आता। जैसे कि कॉफी हुआ या चाय हुई, इस सब में कॉर्पोरेट्स परमिटेड है इन्वॉल्व होने में। तो इसके चलते बिग टिकट इन्वेस्टमेंट थोड़ा कॉर्पोरेट्स की तरफ से नहीं आता, क्योंकि इसमें
अर्बन सीलिंग एक्ट और ये सब चीजें लागू हो जाती हैं। तो मेरी तो केवल गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है कि अच्छा अच्छा, तो ये आप ये जो कह रहे है हैं सर कि इसको आप जब चूंकि ये इतना बड़ा मिशन का ऐलान हो ही गया है, तो पाम प्लांटेशन को आप कह रहे हैं कि प्लांटेशन का दर्जा दिया जाए, ताकि जो बड़े प्लेयर हैं वो इसमें एंटर करें और इसमें इंडस्ट्री को और फायदा होगा। आप कह रहे हैं कि इसको प्लांटेशन का दर्जा दिया जाए, और इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगा। आज अपने यहाँ अगर टेक्नोलॉजी चाहिए या कुछ चाहिए, अच्छा तो ये बाहर से मलेशिया, इंडोनेशिया, हाँ जहाँ पे एक्सपर्टाइज मौजूद है, वो पैसा भी यहाँ पे इसमें इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो ये गेम चेंजिंग इनिशिएटिव हो सकता है मेरे से। एग्जैक्टली, ये बहुत ये आप करें कि बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं। डाटा जी, अब मैं आपसे एक बात और पूछना चाह रहा हूं कि पाम की खेती में आप चुनौतियां क्या क्या देख रहे हैं? क्योंकि जैसे अभी आप लोग बता ही रहे थे कि जहाँ पर पाम की खेती है वहाँ पर इंडस्ट्री का होना भी ज़रूरी है। और मैं इंडोनेशिया गया था पाम फील्ड विजिट करने, तो वहाँ पर पाम के जहाँ पर खेती होती है आसपास ही क्रशिंग प्लांट हैं, रिफाइनरीज हैं। तो हमारे यहाँ क्या इस मोर्चे पर कुछ ज़्यादा चुनौतियाँ हैं, दिक्कत आएंगी, या आपको लगता है ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इंडस्ट्री अपने आप वहाँ पहुँच जाएगी? ठीक है, चुनौतियां तो जरूर रहेंगी। पहली बात तो इसकी शुरुआत हम देखें, सबसे पहले तो आएगी नर्सरी लगाने की बात, जहाँ पे हम पाम का सीड इंपोर्ट करेंगे। सीड में भी बहुत सारी वैरायटीज हैं, कोई वैरायटी 2 टन प्रति हेक्टेयर तेल देती है, कोई 3 देती है, कोई 4 देती है, उसका सिलेक्शन करना होगा। फिर नर्सरीज इंडिया में कौन लगाएंगे, उनके लिए उनका गेस्टेशन पीरियड होगा, करीब 1.5 साल में 2 साल में पौधा तैयार होता है। इतने तक जमीन कौन-कौन लोग किसान तैयार होंगे पाम की खेती के लिए, उनको तैयार करना, उनको सब्सिडी दे करके उनको बेड वगैरह बनवाना, उस तरीके से अपनी ज़मीनें तैयार कराना। टेरेन है, पहाड़ी इलाके होते हैं, उनमें किस तरीके से ज़मीन पाम के प्लांटेशन के लिए तैयार की जाएगी, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, रोड्स बनाना। इसके अलावा फिर तेल मिलें लगेंगी, जिसमें ये पेड़ों से कटाई होकर के और उसका जो एफएफबी होता है, उसको तेल मिलों में लाया जाएगा, उसका तेल बनाया जाएगा। उसके बाद रिफाइनरीज लगेंगी। तो इन सब के रूल्स फ्रेम होंगे, कौन किस तरीके से एजेंसीज वर्क करेंगी। ये काम कम से कम 5 साल तो ऐसे समझ लीजिए युद्ध स्तर पर कार्य करना होगा, और उसके बाद लगातार 15-20 साल तक और मेहनत लगातार करना पड़ेगा, तब जा करके ये एक इंडस्ट्री खड़ी होगी। और ये एक निश्चित चुनौतीपूर्ण काम है और इसमें मेहनत ज्यादा करनी होगी, आसान काम नहीं है ये बात। इससे पहले यदि हम आप कह रहे हैं तिलहन कि पे ज्यादा चैलेंजेस हैं, ध्यान दें, लेकिन वक्त के साथ उसको भी सुधारा जाएगा, देखा जाएगा, ये बात तो ठीक है। लेकिन अब संदीप जी, मैं आपसे एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी आप लोगों ने बताया कि ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप होगा, 4 से 5 साल का वक्त लगता है। क्या हमारे यहाँ किसानों में आपको इतनी क्षमता दिखती है कि इतने लंबे समय तक होल्ड कर पाएँ, और इतने लंबे समय तक होल्ड कर पाएँ? क्योंकि एक बार ज़मीन अगर आपकी पाम की खेती में चली गई तो 4-5 साल तक ऑक्यूपाइड है, और उसके बाद भी पता नहीं उसमें शायद दूसरी क्रॉप कैसे आप उगाएंगे, मुझे नहीं पता, आप लोग और बेहतर बता पाएंगे। तो इसके लिए किसानों को क्या कुछ और असिस्टेंस चाहिए ताकि वो लंबे वक्त का क्रॉप लगा पाए अपनी खेतों में? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जो पाम प्लांटेशन लगाते हैं वो कमिटेड लोग होते हैं, उनको पता है इतना हमारा रिटर्न अश्योर है। गवर्नमेंट ने स्कीम में कहा है कि हम आपको जैसे एमएसपी देते हैं सोयाबीन की रेपसीड की, वैसे आपको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पाम की भी देंगे। तो वो जो कमिटेड किसान होते हैं जिनका लॉन्ग टर्म व्यू होता है, या कंपनीज होती है जिनका लॉन्ग टर्म व्यू होता है, वो किसानों के साथ में ट्राइपार्टिट एग्रीमेंट करके, जैसे अतुल जी ने कहा, उस तरीके से करके ये क्रॉप लगती है। सो इसका पैटर्न अलग तरीके से होता है, बहुत कंफर्टेबल पैटर्न है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अभी गवर्नमेंट कमिटेड है, गवर्नमेंट सीरियस है, गवर्नमेंट उसका मनी फ्लो सब्सिडी देने को तैयार है। तो उसके बाद में ये मुझे तो डेफिनेटली लग रहा है ये पाम की फसल जो है, पाम प्लांटेशन जो है, पूरी तरह से जोर पकड़ेगा। और जोर पकड़ के हमें, जैसे उन्होंने टारगेट किया है कि भाई हमें 2.5-3 लाख टन पाम ऑयल अभी मिलता है, वो 11 लाख टन का उन्होंने 2026 तक गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया और 2030 तक 25-26 लाख टन का किया है। तो मुझे लग रहा है ये टारगेट रीजनेबल है और ये टारगेट अचीवेबल है। तो ये काम तो हो जाएगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अब गवर्नमेंट का कमिटमेंट बहुत आ चुका है, फाइनेंशियल कमिटमेंट भी हो चुका है। अब अतुल जी ने जैसे कहा कि इसको एक तो प्लांटेशन क्रॉप डिक्लेयर करें, तो प्लांटेशन क्रॉप के दूसरे बेनिफिट इसको मिले टी और कॉफी जैसे। और मैं एक और चीज कहूंगा कि इसमें आप लोग इस चीज को एक इनकम टैक्स का बेनिफिट होता है कि भाई जो कंपनियां प्लांटेशन क्रॉप में जाएगी और उन लोगों को जो है, तो गवर्नमेंट यदि डिक्लेयर कर दे कि 5 साल है 10 साल का टैक्स हॉलिडे मिलेगा,
इस पर्टिकुलर लगाने वाले कंपनीज को, तो आई थिंक ये बहुत फास्ट और बहुत अच्छी तरह से लग जाए। और गवर्नमेंट को अभी पूरी तरह से कैश इंसेंटिव्स, ठीक बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। आखिरी सवाल अतुल जी मेरा आपसे, टाइम कम है सर, संक्षेप में जवाब चाहूंगा आपसे। ये तो सारी हमने बातें कर ली, कैसे खेती हो सकती है, कितनी संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं। एक बड़ा जो सवाल उठता है पाम की खेती को लेकर वो ये कि ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, और इंडोनेशिया और मलेशिया का एग्जाम्पल दिया जाता है कि वहाँ पर जंगलों को काट के पाम की खेती की गई और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा। यूरोपियन देशों को भी कुछ आपत्ति है और कई देशों ने तो पाम मंगाना भी रोक दिया अपने यहाँ, मतलब पाम के इंपोर्ट पे बैन लगा दिया है। हेल्थ के लिहाज से उनका कहना है कि ये ठीक नहीं होता है। इस तर्क में कितनी दलील है, या आपको लगता है कि ये यूरोपीय देशों का एक प्रोपेगेंडा है? देखिए, ये बड़ा टिकलिश सवाल आपने पूछा है। मेरे हिसाब से तो ये केवल एक एनजीओज का ट्रेड रिलेटेड इशू है। आज वेस्टर्न वर्ल्ड ही को क्यों तकलीफ हो रही है पाम से? इंडिया है या मलेशिया है, इंडोनेशिया है, चाइना है, इन सब कंट्रीज को कोई तकलीफ नहीं है। तो मेरा तो ये मानना है कि पाम जो है, जो पाम के आप जैसे आप इंडोनेशिया जाइए या मलेशिया जाइए, अगर आप हवाई जहाज से ऊपर जाएंगे तो नीचे हरियाली हरियाली दिखाई देती है, चारों तरफ जंगल ही दिखाई देता है, क्योंकि पाम के जंगल होते हैं। अगर आप ब्राजील या अर्जेंटीना जाएंगे तो वहां पे केवल सोयाबीन ज्यादा पैदा होता है, और सोयाबीन तो पेड़ों को और जंगलों को काट के बनाया गया है, और जिसका कि पेड़ बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि पाम चूंकि इतना सक्सेसफुल तेल है और इतना एफिशिएंट तेल है कि जैसा संदीप जी ने बोला कि 1 हेक्टेयर में 4 टन तेल निकलता है, तो कोई इससे कॉम्पीट नहीं कर पा सकता। और दुनिया में देखिए 42% अगर आज चाय ये पाम ऑयल खाया जा रहा है, तो कुछ न कुछ तो इसमें अच्छाई होंगी। तो ये सब मैं समझता हूँ ये तो ज्यादा करके ये ट्रेड रिलेटेड इश्यूज हैं। जहां तक पाम का सवाल है, हिंदुस्तान के कंटेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं जी। ठीक है, आप कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वास्थ्य के लिहाज से भी कोई नुकसानदायक नहीं है, आप ये बात कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका, विजय जी आपका और संदीप जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।